और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। दोस्तों, ये जो कुदरत है, प्रकृति, ये हमारी धरती माँ करोड़ों साल से हमारा सबका ख्याल रखती आ रही है। इस दुनिया के ऊपर करोड़ों जीव है और जब मैं जीव की बात करता हूं तो इसमें वनस्पति भी है और प्राणी भी है। इन सभी जीवों का, जो बहुत सारे जीव जो पानी में रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, जो हवा में होते हैं, इन सभी जीवों की जो देखभाल है, ये करने के लिए हमारी माँ ने एक व्यवस्था का निर्माण किया है, जिस व्यवस्था को हम कहते हैं पर्यावरण, जिस व्यवस्था को हम समझते हैं इकोसिस्टम के नाम से। और दोस्तों, इस इकोसिस्टम में, इस पर्यावरण में इस तरह की व्यवस्था है कि आपकी जो भी जरूरत है, जो भी सजीव है, जिसकी जो भी जरूरत है, उस जरूरतों को इस तरीके से ये धरती माँ, ये पर्यावरण पूरा करता है कि वो बार बार आपको, आपके सामने वो मिलता है। यानी ये अक्षय, अखंड, सदैव सस्टेनेबल वे में वो हमें मिलता रहता है। अगर आपको याद होगा कि हमने पढ़ाई जब शुरू की, तब इनिशियली हमारी दूसरी तीसरी कक्षा में ही ये हमें पढ़ाया गया था कि पानी का चक्र होता है, कार्बन का चक्र होता है, नाइट्रोजन का चक्र होता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन, पानी का चक्र नहीं है, हर एक चीज का चक्र है। हर कोई भी चीज, कोई भी हमारे अगर जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, ऊर्जा की जरूरत हो, मूलद्रव्य की जरूरत हो, जीवन सत्व की जरूरत है, हर एक जरूरत को पूरा किया जाता है। इस तरीके से हमारी इस प्रकृति ने, हमारी इस माँ ने इतने करोड़ों साल से व्यवस्था बनाई है। लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारी इस माँ का, इस धरती का जन्म हुआ। लगभग 350 करोड़ साल पहले इस धरती के ऊपर पहली जीव की उत्पत्ति हुई और तब से लेके अभी तक कितने सारे करोड़ों जीवों की उत्पत्ति, इवोल्यूशन हुआ है। उनकी अलग अलग जरूरतें हैं। हर जरूरत को माँ ने इस तरीके से करोड़ों सालों से इसको उसको पूरा किया है और ये व्यवस्था कायम की है। और इस व्यवस्था की वजह से ये धरती इस करोड़ों साल से ये चलती आ रही है। लेकिन अभी इस जीव में से एक जीव, यानी हम मनुष्य, सिर्फ पिछले 200 सालों में हमने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। जब से हमें उस औद्योगिक क्रांति की, जब उसकी शुरुआत की, जब हमें पता चला कि पानी के भाप में इतनी ताकत होती है, और उस भाप को बनाने के लिए जब से हमने इस जीवाश्म ईंधन को छुआ, उसको निकाला और उसकी शुरुआत की, हमने अपनी बर्बादी की शुरुआत की। और अभी इस लेवल पे हम लोग गए हैं, या हम पहुंचे हैं कि अभी आगे विनाश, हमें विनाश के कगार पे हम लोग जा चुके हैं। और इसीलिए एमसीएल में जो हमारा आज मकसद है, जो हमारा लक्ष्य है, वो एक ही है कि हमें फिर से दुनिया की ये जो व्यवस्था है, उसको कायम करना है। ये वो व्यवस्था है कि जिसकी वजह से करोड़ों सालों से आज दुनिया चलती आ रही है। और हमने देखा कि इस व्यवस्था को परे हमने जो भी काम किया है, गलत जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आज ऐसी परिस्थिति है कि हमें यह भी पता नहीं कि आगे के 100 साल हम रहेंगे कि नहीं। तो आगे के 100 साल नहीं, बहुत सारे हजारों, सैकड़ों साल अगर हमको जीना है, तो हमें कंपल्सरीली इस व्यवस्था को कायम करना होगा। ये जो अखंड, सदैव या सस्टेनेबिलिटी की जो व्यवस्था है, उसको कायम करना होगा। और यही हमारा मिशन है, एमसीएल का यही मिशन है दोस्तों। और हम इसके लिए, ये व्यवस्था कायम करने के लिए हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। साइंस, टेक्नोलॉजी या रिसर्च जो हो रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई बेहतर बेहतर टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे सामने, इसके खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है। हम नहीं चाहते कि दुनिया बचाने के लिए आप मुंबई से पुणे साइकिल पे जाओ। हम नहीं चाहते कि आप गाड़ियां इस्तेमाल करना बंद करो, एसी इस्तेमाल करना बंद करो, जेट विमान उसका इस्तेमाल मत करो। ऐसे हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। ये साइंस जो और टेक्नोलॉजी जो है, उसका विकास हो, ताकि हमारी जो जिंदगी है सभी की, वो और बेहतर हो। लेकिन इन सब चीजों के लिए जब आपकी जरूरतें बढ़ेगी, तो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें सही दिशा में काम करना होगा। और आज की तारीख में हमारी दिशा गलत है। तो जो भी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हम चाहते हैं, और हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है कि हम दुनिया को सही डायरेक्शन में उसको लेके जाए। और
ये जो हमारी माँ है ना, ये हमारी प्रकृति है, इसके पास इतना सब कुछ है, हमारी हर जरूरतों के लिए है। यानी सिर्फ ऊर्जा और ईंधन की बात नहीं, हर जरूरत। आज हमारे पास 700 करोड़ से से ज्यादा आबादी है, लेकिन एक 1000 करोड़ भी हो जाती है, उससे भी ज्यादा हो जाती है, और उनकी हर तरह की जरूरत, खाने की जरूरत हो, ईंधन ऊर्जा की जरूरत हो, और बाकी की हर तरह की जरूरत पूरी कर सकती है हमारी ये प्रकृति। अभी अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसको देख के, जिसको समझ के आप चौंक जाएंगे। हमने हमेशा देखा, हमने ऐसा इनोवेशन किया कि अगर आप दो फोन को वायर के साथ जोड़ोगे तो आप एक दूसरे के साथ बात कर पाओगे। ऐसे हमें इनोवेशन किया। आज की तारीख में, आज की तारीख में इसके आगे जाके हम कहा है, हमने कितनी तरक्की की कि हम अभी मोबाइल पे काम कर, यानी वायर बेयर की जरूरत नहीं है। आज 1 सेकंड में आदमी कहीं भी हो, बिना वायर के कंट्रोल हम उससे 1 सेकंड में बात कर सकते हैं। आज हमारे टीवी चैनल पे लाइव चीजें यहाँ दिखती है, चाहे वो अमेरिका में हो रही है, किसी भी दूसरे देश में हो रही है, लेकिन हमें यहाँ लाइव टीवी पे दिखता है। क्यों दिखता है? कौन दिखाता है ये? कभी आपने सोचा है? ये जो तरंग, ये जो रिले होता है, ये जो आप कम्युनिकेट करते, किसकी वजह से करते हैं? ये कुदरत ने, धरती माँ ने ये जो सिस्टम तैयार किया है उसकी वजह से ना। जो जरूरत हमारी है उससे कई ज्यादा प्रोवाइड कर सकती है हमारी ये माँ, ये कुदरत। ये समझते क्यों नहीं हम? दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अभी तक जो भी कुछ नॉलेज है उसको स्टोर करने के लिए हमने पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया। आज की तारीख में आप अपना सब कुछ, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपके फोटोज, सब कुछ जो डेटा है, आप आज कहां स्टोर करते हो? तो बादलों में। क्लाउड यानी बादल, बादलों में स्टोर होता है। ये कहाँ है हम? ये कुदरत जो है, ये कुदरत क्या क्या दे सकती है, आप जरा सोचिए तो सही। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे अनेक अनेक आविष्कार हो सकते हैं, और फिर हमें पता चल सकता है कि ये कुदरत है एक्चुअली में कितनी बड़ी है, और हमारे हर चीजों की किस तरह का ये ख्याल रख सकती है। और इसीलिए अब जब हमें इस दुनिया को फिर से उस कुदरत के राह पर लेके जाना है, सस्टेनेबिलिटी के राह पर लेके जाना है, तो हमें अलग अलग सेक्टर में काम करना है। और कौन से वो अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें हम काम करेंगे? तो दोस्तों, हम वो सभी सेक्टर्स में काम करेंगे जहां जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, सेवा का उत्पादन हो रहा है, और जहां के प्रोसेसेस आज की तारीख में हमारी इस पूरे व्यवस्था, हमारी धरती माँ की जो पूरी व्यवस्था को उसको बिगाड़ने में लगा हुआ है, जो हमारे इकोसिस्टम को, पर्यावरण को जो खराब कर रहा है ना, उस हर खराब चीज को हम रिप्लेस करेंगे अच्छी चीज के साथ। और वो अच्छी चीज हमारी जो जरूरत है उसको भी पूरा करेगी, हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करेगी, और इस धरती माँ का, इस पर्यावरण का ख्याल भी रखेगी। और इसीलिए हमारा जो पहला सेक्टर है वो है जैव ईंधन। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा दुश्मन अगर आज की तारीख में कोई है तो ये जीवाश्म ईंधन है। और इसे रिप्लेस करने के लिए हम जैव ईंधन तैयार करेंगे, जैव ईंधन तैयार करेंगे, और वो जो हर जगह काम करेंगे, यानी घरेलू हमारा कुकिंग गैस से लेके जो कमर्शियल बड़े बड़े लेवल पे जो कुकिंग गैस लगती है, रेस्टोरेंट, होटल, इंडस्ट्रियल प्लेसेस, उससे लेके ट्रांसपोर्टेशन, हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन, टू व्हीलर से लेके जेट तक, उसके बाद इंडस्ट्रियल फ्यूल जो अलग अलग लगता है, उसके बाद बिजली तैयार करने के लिए जो ईंधन लगे, ये सभी तरह के ईंधन हम तैयार कर सकते हैं आराम से, बहुत ज्यादा जितनी जरूरत उतनी तैयार कर सकते हैं। और कंप्लीटली ये जो जीवाश्म ईंधन, फोसाइल फ्यूल, जिसकी वजह से दुनिया बिगड़ चुकी है, इसको 100% हमेशा के लिए हमें एलिमिनेट करना है। उसके अलावा उसके बाद है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, ये जो खेती होती है ना, जो हमारी, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, हम खाना खाते हैं, आज की तारीख में ऐसी खेती हो रही है कि खेती की शुरुआत ही केमिकल से होती है। यानी केमिकल्स, पूरे केमिकल के साथ वो खेती होती है, यहां तक कि फसल काटने तक उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स होते हैं। आजकल तो ऐसी परिस्थिति है कि वो फसल काटने के बाद जो जो फल फूल जो रहते हैं, जो सब्जियां रहती है, उसको जल्द से जल्द उसको पकाने के लिए भी उसके ऊपर केमिकल डाला जाता है। इतना केमिकल हम लोग खा रहे हैं कि हमारे शरीर को नहीं चाहिए केमिकल्स। ये उठाव करती है, ये रिएक्ट करती है इस केमिकल के खिलाफ, और वो जो उठाव होता है उसे ही कहते हैं हम लोग कैंसर।
आज की तारीख में दुनिया में लोग सबसे ज्यादा जिस वजह से मरते हैं वो वजह है कैंसर। वो वजह हार्ट नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, कैंसर है। ये सब कुछ जो हो रहा है, खाने की पूरी चीजें जो हो रही है, वो कैंसर फार्मिंग हो रही है, केमिकल की फार्मिंग हो रही है। और हमारा दूसरा उस सेक्टर है कि हमें कंप्लीटली हर जगह से केमिकल फार्मिंग को रिप्लेस करना है प्राकृतिक खेती के साथ, ऑर्गेनिक खेती के साथ। और सिर्फ खेती नहीं करनी, उससे जो फसल आएगी उसके ऊपर भी प्रोसेसिंग करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे, उसके ऊपर प्रक्रिया करके ऐसे अन्न पदार्थ तैयार करेंगे जो पूरी दुनिया में हम बेच सकते हैं और हमारे किसानों को अच्छा इनकम भी दिला सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो हमारा सेक्टर है, एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आज हमारा पूरा दिन, यानी हम सभी लोग पूरी तरह से और बहुत बुरी तरह से और बुरी तरह से हम लोग डिपेंडेंट है इस पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर। यानी सुबह ब्रश करने के लिए हाथ में प्लास्टिक का ब्रश होता है, वो पेस्ट भी पेट्रोकेमिकल से, जो बदन पे कपड़े हैं उससे लेके हमारे जूते, हमारे शूज, हमारे घर का सब फर्नीचर, पर्दे बिर्दे, सब कुछ पेट्रोकेमिकल से। हर चीज ये पेट्रोकेमिकल से बनती है और यही पेट्रोकेमिकल आगे जाके जब इस्तेमाल करने के बाद जब इसको फेंक देते हैं, ये कचरा बन के पूरे इस इकोसिस्टम को तबाह करते हैं। और इसीलिए हम इन सभी चीजों के ऊपर रिप्लेसमेंट, जो हमारी इको फ्रेंडली चीजें हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। और इस प्रक्रिया में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स का निर्माण होने वाला है। यानी हर चीज को जब हम रिप्लेस करने जाएंगे, बहुत सारे सेक्टर इसमें डेवलप होने वाले हैं और जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं। जैसे कि है वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आज की तारीख में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी कपड़ा बनता है, जो भी वस्त्र बनता है, 80% से ज्यादा वस्त्र ये बनता है एमएमएफ, यानी मैन मेड फाइबर्स, यानी पेट्रोकेमिकल से। ये टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ बनता है, आता है इस क्रूड ऑयल से। और ये सिर्फ 20% जो है वो बनता है कॉटन से, वूल से, रेशम से। और हमारा मकसद है कि 100% इस एमएमएफ को या पेट्रोकेमिकल को हमें रिप्लेस करना है हमारे इस नेचुरल फाइबर के साथ, जो हम उगाएंगे हमारे खेतों में। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो भारत दुनिया में जो मशहूर था और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसकी वजह से बहुत ज्यादा संपत्ति भारत ने तैयार की थी हमारे एंशिएंट डेज में, वो था वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम जो, और इवन अंग्रेजों ने भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका बिजनेस किया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा संपत्ति का निर्माण अंग्रेजों ने खुद के लिए जो किया, वो था कॉटन, और कॉटन के ऑफकोर्स वस्त्र। वैसे ही दूसरा सेक्टर है कॉस्मेटिक्स। दोस्तों कॉस्मेटिक भी दुनिया का बहुत बड़ा सेक्टर है। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज इस कॉस्मेटिक्स में काम करती हैं। अभी कॉस्मेटिक यानी क्या, यानी सुबह अभी हम लोग नहाते हैं जिस साबुन से, वो कॉस्मेटिक है। वो शैम्पू, वो कंडीशनर, वो पाउडर जो लगाते हैं हम, वो क्रीम जो लगाते हैं, ये सब कॉस्मेटिक्स है। ये अलग अलग लोशन जो लगाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को जो लोशन लगाते हैं, उससे लेके हमारे जो माँ बाप होते हैं उनकी ड्राइनेस के लिए जो क्रीम लगाए जाते हैं, ये सब कुछ कॉस्मेटिक्स है। और ये सब कुछ आता कहां से है? पेट्रोकेमिकल से। ये सब कुछ केमिकल्स है। बहुत बार ये केमिकल त्वचा को नहीं चाहिए होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है बहुत बार। अभी ये एलर्जिक जो रिएक्शन है ना, ये कभी नहीं थी। जब से हमने केमिकल्स का उपयोग शुरू किया ना, तभी बीमारियां चालू हुई है, एलर्जी, और जिसकी कोई दवा ये मॉडर्न साइंस के पास नहीं है एलर्जी की ना। कई सारे ऐसी तो बीमारी है जिनका कारण क्या है ये हमें पता नहीं, इसलिए वो डॉक्टर्स कहेंगे इडियोपैथिक है। और ये सभी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल हमारे त्वचा और बाल को सही नहीं रखते। जिनका ज्यादा उपयोग करोगे उतने ज्यादा अपनी त्वचा और बाल खराब होते हैं, आपको सबको पता है, हम देखते हैं सब कुछ। इसके उल्टा अगर कोई शास्त्र है तो वो है आयुर्वेदा। ये अभी 200 साल भी नहीं हुए, ये सब मॉडर्न जो हम लोग करते हैं ना, एडवांस मॉडर्न मेडिकल साइंस वगैरह सब कुछ, ये 200 साल हुए इसको। और कई सालों से, यानी 1200 साल लगे सिर्फ इस एक पद्धति को डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है आयुर्वेदा। यानी आयुर्वेदा सर्जरी के लिए 600 साल लगे और मेडिसिन को 1200 साल लगे। दुनिया में कोई भी शास्त्र नहीं है कहीं भी किसी भी देश में कि जो इतना विकसित है। ये हमारे ऋषि मुनि, ये साइंटिस्ट थे जिन्हें हर चीज को करा किया है
बार बार करके देखा है और बेहतर 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 बनाए। और हम जब ये प्रोडक्ट्स, ये सभी कॉस्मेटिक्स को रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट्स हम लोग जब बनाएंगे ना, तब ये दवाई जैसे भी काम करेंगे, यानी आपकी स्किन को, बालों को बहुत अच्छा अच्छा करेंगे। और ये दवाई, ये अच्छी चीज पूरी दुनिया को दे सकते हैं हम, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों, एमसीएल फैमिली आने वाले दिनों में हम सभी लोग ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में काम करेंगे, लेकिन एक जो विषय है जिसमें हमें कंपलसरी और बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, और वो विषय है कचरा निर्मूलन, वो विषय कचरा व्यवस्थापन। दोस्तों, आज की तारीख में पूरे दुनिया के लिए कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है, एक गंभीर समस्या है। वो गंभीर समस्या ये है क्योंकि कचरा दिन ब दिन बहुत ज्यादा नुकसान हमारे इस पर्यावरण का कर रही है, हमारे इस इकोसिस्टम का कर रही है। और हमारा लक्ष्य है कि हमें हर ग्राम पंचायत को, हर वार्ड को, हमारे पूरे तहसील को जीरो वेस्ट यानी कचरा मुक्त तहसील करना है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कचरा बचना नहीं चाहिए हमारे गांव में, हमारे वार्ड में, कि जो फाइनली डंपिंग में जा रहा है। अभी इधर भी जो सबसे बड़ा शत्रु कोई है इस कचरे के लिए, वो है क्रूड ऑयल। हमें पता है कि क्रूड ऑयल से इतने सारे ईंधन आते हैं जिसको जलाने के बाद गैसेस निर्माण होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ये सब हमें पता है। लेकिन यही क्रूड ऑयल है जो इन सभी कचरे का मूल स्रोत है। कौन सा वो कचरा है जो अभी दुनिया को सबसे ज्यादा डेंजर, खतरा साबित हो रहा है, जो सबसे ज्यादा हानि, सबसे ज्यादा नुकसान इस पर्यावरण को, हमारे आजू बाजू के सिस्टम को पहुंचा रहा है? तो ये सभी तरह का ये जो कचरा ना, प्लास्टिक, रबर, ये सब कुछ आता है इस क्रूड ऑयल से। तो यहां भी जो मेन नंबर 1 दुश्मन जहां हमारा कुछ है, तो वह है क्रूड ऑयल। अभी ये कचरे का प्रॉब्लम कितना बड़ा है, मुझे लगता है कि हम सभी अभी उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। अभी कचरा किसे कहते हैं? तो कचरा उस चीज को कहते हैं जो अभी हमारे कुछ काम की नहीं होती। हाँ, एक तो हमने उसको इस्तेमाल किया है और अभी हमारे कुछ काम की नहीं तो डे 1 से हमारे कुछ काम की नहीं, ऐसी जो कुछ काम की चीज नहीं, उसको हम कचरा कहते हैं। या हम किसी चीज का निर्माण करते हैं और उस चीज को निर्माण करने के साथ साथ कई 2, 4, 5 चीज ऐसी तैयार होती है जिसका कोई काम ही नहीं होता, फायदा नहीं होता, और वो यानी बाय प्रोडक्ट, वो भी कचरा बन जाता है हमारे लिए। और ये सब कुछ, इन सब से बनता है ये कचरा। और इस कचरे का अगर सिंपल क्लासिफिकेशन देखें, एकदम सिंपल, जो बच्चों को पता है कि घनरूप कचरा, द्रवरूप कचरा और वायुरूप कचरा। और जब हमें इस पर्यावरण में काम करना है, इस पर्यावरण की व्यवस्था काम करने में काम करना है, तो हमें हर तरह के कचरे में काम करना है। यानी हमें ये जो समस्या है, ये घनरूप, द्रवरूप, वायुरूप, हर तरह के कचरे का निर्मूलन करने में हमें काम करना है, और हम करेंगे। लेकिन आज जिस विषय के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, रखने वाला हूं चीज, वो है घन कचरा व्यवस्थापन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये बहुत बड़ा चैलेंज सिर्फ हमारे देश में नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आज की तारीख में है। कैसे तैयार होता है ये सॉलिड यानी घन कचरा? तो उसके अलग अलग सोर्सेस है। सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हमारा घर है, इंस्टीट्यूशन है, फैक्ट्रियां है, कई सारे व्यापारी केंद्र, व्यापारी संकुल है, एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का कचरा है, वेस्ट वाटर है, माइनिंग है। ये सब अलग अलग सोर्सेस है जिनसे कचरा तैयार होता है। लेकिन हमेशा जब भी कचरे की बात आती है, जब भी कचरे के बारे में कोई कानून होता है, कोई नियम लागू होता है, कुछ उस पर डिस्कस किया जाता है, तब क्या बोलते हैं? एमएसडब्ल्यू, यानी एक इस शब्द का उपयोग किया जाता है। कचरे के, सॉलिड वेस्ट कचरे की समस्या, घन कचरा व्यवस्थापन की समस्या, मतलब क्या? एमएसडब्ल्यू। अभी एमएसडब्ल्यू यानी क्या? तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अभी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इसका मतलब है नगर में, शहर में, शहरी इलाकों में तैयार होना कचरा, उसे हम कहते हैं एमएसडब्ल्यू। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में हमारे देश के सिर्फ 1/3 लोग जो है, 34%, 2019 की ये फिगर है, तो 34% जो लोग हैं, 1/3 लोग हैं सिर्फ शहरों में रहते हैं, 2/3 लोग गांव में रहते हैं। और अभी शहरों की कैसी व्यवस्था हो गई है कि बड़ा शहर तो बड़ा कचरे का पहाड़, छोटा शहर तो छोटा कचरे का पहाड़। लेकिन हर जगह, हर शहर में आपको एक कचरे का पहाड़ नजर आएगा। लेकिन वैसी समस्या अभी गांव में भी है, किसी भी गांव में चली जाइए।
हर ग्राम पंचायत के बाहर आपको एक डंपिंग ग्राउंड दिखेगा ही दिखेगा। और अगर वो ग्राम पंचायत बड़ी है, अच्छे ज्यादा लोग उसमें रहते हैं, तो आज वहां भी ये कचरे के पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो ये जो समस्या है जिसके ऊपर हमें काम करना है, ये सभी तरह का कचरा, ये एमएसडब्ल्यू भी है, हमारा रूरल वेस्ट भी है, हर तरह का कचरा है। और इस सोर्सेस में नंबर 1 जो सोर्स है वो है हमारा घर। क्योंकि जब भी कचरे के ऊपर काम किया जाता है तो पहले ये दिखाया जाता है कितने लोग उसमें रहते हैं, कितने परिवार उसमें रहते हैं, तो कितना कचरा तैयार हो सकता है। और इस घर से ही चालू होता है कि हमारा जब हम लोग खाना खाते हैं उसका कचरा से लेके कई सारे तरह का अलग अलग कचरा इससे चालू होता है। इसके अलावा दूसरा है व्यापारी केंद्र। अभी व्यापारी केंद्र यानी सभी तरह के दुकान, सभी तरह के व्यापारी संकुल, शॉपिंग मॉल, इससे भी कचरा शुरू होता है। इसके साथ मनोरंजन के कई सारी चीजें होती है, जैसे थिएटर्स है, बाकी जो मनोरंजन के कुछ जो संकुल बनाते हैं वो है। उसके अलावा खाने की चीजें यानी रेस्टोरेंट, होटल, यहाँ भी कचरा तैयार होता है। तो ये जो व्यापारी जो संकुल है या कमर्शियल जो प्लेसेस है, यहाँ भी बहुत बड़े लेवल पे कचरा तैयार होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रीज। हर इंडस्ट्री कचरा तैयार करती है, लेकिन सबसे ज्यादा करती है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स। और उस मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे ज्यादा कचरा कौन तैयार करता है? तो एग्रो प्रोसेसिंग जो जो फैक्ट्री होती है वो। लेकिन इंडस्ट्रीज में सर्विस इंडस्ट्री हो, ये हो प्राइमरी हो, हर तरह की इंडस्ट्री में कचरे का निर्माण होता है। उसके अलावा अलग अलग संस्थाएं, गवर्नमेंट के कार्यालय है, प्राइवेट कार्यालय है, स्कूल है, कॉलेजेस है, रिसर्च संस्थाएं, हर एक संस्था से जहां जहां लोग काम करते हैं वहां वहां कचरा उसकी शुरुआत होती है। और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, यानी कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन हो, किसी जेटी का हो, किसी बिल्डिंग का हो, किसी घर का हो, उसको निकालना हो, हर जगह से ये कचरा आता है। और हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है, वो है एग्रीकल्चर वेस्ट। जैसे हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर, खेती, ये हमारा बैकबोन है। 2/3 लोग इसमें काम करते हैं। तो लाखों टन जब हम एग्रीकल्चर फसल निकालते हैं तो उसके साथ लाखों करोड़ों टन उसके साथ कचरा भी तैयार होता है। एक तो हम जो फसल निकालते हैं उसके साथ एक कचरा हो सकता है, नहीं तो हम जो फसल निकालने के बाद जो बचता है हमारे खेतों में, वो कचरा है। अभी ये कचरा कभी भी एमएसडब्ल्यू में नहीं आता, लेकिन आप सोच सकते हैं कि लाखों टन आज ये हर साल हमारे यहाँ तैयार होता है। और एक सिंपल आसान सा तरीका जो हम अपनाते हैं गांव में, आपके सामने होगा, आपने देखा होगा कि सिंपल जलाना उसको, कहीं भी हो, मैक्सिमम जगह पे होता है। बहुत ही सूखा कचरा है तो हमें पता है कि उसका इस्तेमाल हो सकता है, लोग उसको लेते हैं, उससे कुछ करते हैं। लेकिन बहुत सारा जो गीला कचरा होता है एग्रीकल्चर, वो लोग इतना सा सोचते नहीं, उसको जलाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली जो सबसे प्रदूषित शहर है अपने देश का, उसके बारे में ये कहते हैं कि दिल्ली इतना प्रदूषित इसलिए है कि दिल्ली के आजू बाजू ये सभी जो अलग अलग राज्य है उनमें बहुत ज्यादा खेती है गेहूं की और बाकी चीजों की, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी। यहाँ किसान जब फसल लेने के बाद जो उस चीजों को यानी उस बायोमास को जो जलाते हैं, कचरे को जो जलाते हैं, उसकी वजह से फिर वो कोहरा दिल्ली में मचता है और दिल्ली इतनी प्रदूषित होती है। लेकिन एक जो कचरा है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता, ना उसका क्लासिफिकेशन हमारे एमएसडब्ल्यू में होता है, और वो कचरा है माइनिंग का कचरा। ये हमारे खुदाई का कचरा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं ना कि भारत देश हमारा ऐसा देश है कि जिसे कुदरत ने अपने हाथों से बनाया है। हर चीज को इतना भर भर के हमें दिया है ना, जो दुनिया में किसी के पास नहीं। तो जब साधन संपत्ति की बात आती है, रिसोर्सेस की बात है, तो आती है, तो उस रिसोर्सेस में इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो पूरी दुनिया के लिए है वो है मिनरल्स। हमारे देश में काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। और ये सभी मिनरल्स निकालने के लिए होती है ये खदानें, ये माइनिंग। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये कोयला। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करने वाला देश है भारत। दूसरे स्थान पे है हम चाइना के बाद। जितना कोयला दुनिया इस्तेमाल करते हैं उससे 10% हम कितना करते हैं। और वो 10% यानी कितना? तो हर दिन 30 लाख टन इतना कोयला भारत को लगता है, इतना हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका 30% हम बाहर से मंगाते हैं और 70% अपने घर में तैयार करते हैं, यानी अपने
देश में तैयार करते हैं। और 30 लाख टन का 70% होता है 21 लाख टन। हर दिन 21 लाख टन कोयले को निकाला जाता है नीचे से, इस खदानों से। और ये कोयला ऐसी चीज है कि जब इसको हम कोयला करके निकालते हैं, उसके साथ तैयार होता है बहुत सारा कचरा, जिसे हम कहते हैं कोल रिफ्यूज। अरे 40% कोल रिफ्यूज तैयार होता है। यानी 1 टन अगर हमने कोयला निकाला तो उसके साथ 400 किलो, ये बहुत ही विनाशकारी, ये बहुत ही खतरनाक ऐसे कचरा तैयार होता है। तो हर दिन जब 21 लाख टन कोयले का निर्माण हम कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसके साथ लगभग 8.5 लाख टन ये कचरा तैयार हो रहा है। और ये कहा जा रहा है, ये इससे कितनी बर्बादी हो रही है, कैसे आजू बाजू खेतों में, जंगलों को वो बर्बाद कर रहा है, इसके बारे में ना कोई जानकारी आपको मिलेगी, ना कोई इसके बारे में लिखता है, ना कभी भी आपको इसके बारे में कोई डिस्कशन दिखाई देगा। लेकिन एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, ना ये MSW में हम लोग गिनते हैं। और ये उसकी बात नहीं है, ये बहुत सारे राज्यों में ये चीजें हैं। जब भी गोवा का नाम आप सुनते होंगे, गोवा को याद करते होंगे, तो गोवा जब भी नाम आता है तब आपको लगता होगा कि गोवा मतलब पर्यटन। लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं कि गोवा का पूरी जो गोवा की इकोनॉमी है, वो मैक्सिमम चल रही थी इस खदानों की वजह से। इतनी ज्यादा माइनिंग इस गोवा में होती थी। वो राष्ट्रीय हरित लवाद ने कुछ सालों पहले उसमें रोक लगा दी, इसलिए वो कम हो गई। तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह में भी ये खदान नहीं, ये माइनिंग है, और उससे निकलने वाला ये कचरे का प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, हमारे सभी जो उपकरण है, जो इलेक्ट्रॉनिक, यानी मोबाइल्स है, टीवी है, कंप्यूटर्स है, ये सभी हम लोग इस्तेमाल करने के बाद जो फेंक देते हैं, ये भी कचरा दिन ब दिन हमारे गाँव में, हमारे शहरों में बढ़ रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट तो एक ऐसा विषय है, पूरे दुनिया में इतनी गंभीर ये समस्या है कि इसके लिए एक सेपरेट सेशन लेना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि कितना बड़ा विषय, कितनी गंभीर समस्या पूरी दुनिया के लिए है। और एक कचरा है जिसे हम लोग कहते हैं हाजार्डस वेस्ट, यानी खतरनाक वेस्ट, खतरनाक कचरा। वैसे तो सभी तरह का कचरा खतरनाक ही होता है, लेकिन ये कचरा ऐसे होता है ना कि जो इमीडिएटली जैसे तैयार होता है वैसे ही अपना काम शुरू कर देता है, वैसे ही जो अपना नुकसान पहुंचाना ये काम शुरू कर देता है। जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट, जैसे शुरुआत होता है वो रेडियो एक्टिव वो चीज काम करता है। दूसरा हॉस्पिटल का वेस्ट, जैसे भी कोई ऑपरेशन हुआ, वहां की जो बीमारी निकल के डॉक्टर वो सब कचरा तैयार होता है, वो अगर उसको अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया तो वो बीमारी फैला सकता है। तो इसे कहते हैं हाजार्डस, खतरनाक वेस्ट। और ऐसे अलग अलग तरह के कचरे हैं और उनका अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन है। पूरी दुनिया में अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी क्लासिफिकेशन, लेकिन एक सिंपल क्लासिफिकेशन जो पूरी दुनिया में चलता है, जो पूरी दुनिया के लोग समझते हैं, हम भी समझते हैं, वो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अभी ऑर्गेनिक वेस्ट यानी क्या? तो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी वो वेस्ट, वो कचरा जिसका सोर्स है ऑर्गेनिक, जिसका सोर्स है प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी जीव, सजीव, यानी वनस्पति, प्राणी, इनसे जो कचरे की जो कचरा होता है तैयार, वो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। और ये वो कचरा होता है जो डिकम्पोज हो सकता है, जो सड़ता है, जिसका बास आता है, और जो उसका विघटन, डिग्रेडेशन, वो नेचुरली शुरू होता है एक बार होने के बाद। इस सभी कचरे को कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। और दूसरा कचरा है जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट, यानी वो कचरा होता है जिसका सोर्स इनऑर्गेनिक है, जिसका सोर्स है ये पेट्रोकेमिकल, ये केमिकल, सब कुछ। और ये वो कचरा है कि ये कचरा सड़ता नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं होता, ये सैकड़ों सालों तक वो वैसे ही रह सकता है। ये प्लास्टिक, रबर, ये सभी जो भी चीजें पेट्रोकेमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं, उनके जो फर्नीचर वगैरह, ये सब सैकड़ों सालों तक ऐसे पर्यावरण में रहते हैं। और इसे सबको कहते हैं हम इनऑर्गेनिक वेस्ट। इसके अलावा और एक तीसरा वेस्ट है जिसे कहते हैं इनर्ट वेस्ट, यानी निष्क्रिय कचरा। अब ये कचरा ऐसा है ना कि जिसकी शुरुआत जब होती है तभी ऐसे हो रहता है, इस्तेमाल करने के वक्त भी ऐसे होता है और इस्तेमाल करने के बाद भी ऐसे रहता है। अभी हमने देखा कि ऑर्गेनिक वेस्ट कैसे तैयार होता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट होने के पहले वो वनस्पति होती है, सब्जी होती है, जो कुछ होता है वो एक प्लांट होता है, उसके बाद वो खाने के बाद जो कुछ होता है कचरा बिचरा होता है। इनऑर्गेनिक पे हमने देखा कि पहले वो क्रूड ऑयल होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करके फिर अलग अलग प्लास्टिक, रबर चीजें होती है और वो कचरा बन जाता है। लेकिन इनर्ट वेस्ट, ये निष्क्रिय कचरा ऐसा ना कि जिसकी शुरुआत वैसे ही होती है। अब इसमें कौन सा कचरा आता है?
इसमें ये सब मिट्टी, पत्थर, मेटल्स, ये सब चीजें आती हैं। इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन है, इसे ही हम गीला कचरा और सूखा कचरा भी बोलते हैं। तो गीला कचरा यानी कौन सा कचरा? तो गीला कचरा यानी ऑर्गेनिक, सड़ने वाला कचरा, और सूखा कचरा यानी इनऑर्गेनिक, नहीं सड़ने वाला कचरा। वैसे ही इसको डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल कचरा भी कहते हैं। डिग्रेडेबल यानी वो कचरा जो जैसे नाम ही बताते हैं कि जो कचरा डिग्रेड होता है, डिकम्पोज होता है, जिसका विघटन होता है, वो है डिग्रेडेबल कचरा। इसमें आता है ऑर्गेनिक कचरा या गीला कचरा। और नॉन डिग्रेडेबल कचरा यानी वो कचरा जिसका विघटन होता नहीं नेचुरली, प्रकृति से, और फिर वो वैसे रहता है, जिसे फिर हम इनऑर्गेनिक कचरा भी कहते हैं, ड्राई कचरा भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कितना कचरा तैयार होता है? तो कोई भी देश में, आई मीन हमारे देश में तो है ही, अलग अलग इलाकों में, लेकिन किसी भी कहीं भी कचरा कैसे तैयार होता है और कितना तैयार होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये किस पे डिपेंड होता है? तो ये डिपेंड होता है आपकी जीवन शैली के ऊपर। किस तरह से आप रहते हैं, क्या लाइफस्टाइल आपकी, किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो संस्कृति है, जो ये संस्कृति का डेवलपमेंट कितना है। आपकी संस्कृति बहुत कम डेवलप्ड है या बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ऐसा लोग, ऐसा सब क्लासिफिकेशन। और सोचने वाली बात है, यानी विरोधाभास ये है कि जितना ज्यादा डेवलप्ड आपका देश, आपका प्रदेश, आपका क्षेत्र है, जितना ज्यादा डेवलप्ड आपकी संस्कृति है, जैसे लिखते हैं वो सबसे ज्यादा कचरा तैयार करते हैं। और जितने आप कम डेवलप्ड, ऐसा वो बोलते हैं, ऐसे जो क्लासिफिकेशन बोलता है कि जितने कम डेवलप्ड आप हो, जितने नेचर के पास, प्रकृति के पास आप हो, उतना कम कचरा तैयार होता है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे, ये जो रेंज है वो 200 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक है। पूरी दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड रेंज है, यानी हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति 200 ग्राम से लेके 600 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कचरा तैयार करता है या होता है एक व्यक्ति के पीछे। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र है कि जहां 200 ग्राम से भी बहुत कम कचरा तैयार होता है, एकदम कम। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे आदिवासी भाई बहन जो रहते हैं, उनसे बहुत कम कचरा वो निकलते हैं। उनकी जो जीवन शैली है वो इतनी प्राकृतिक है कि बहुत कम ऐसी चीजें रहती है जो कचरा बन के उनको फेंकनी पड़ती है। और उल्टा ऐसे भी लोग हैं कि जो 600 ग्राम नहीं, 1-1 किलो और उससे भी ज्यादा कचरा हर दिन तैयार करते हैं। हर चीज जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके चीज के आजू बाजू ऐसी कोई चीज होती है जो कचरे का सोर्स होता है। तो ऐसे भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड ऐसे लोग भी हैं। तो ये अर्बन रूरल भी डिफरेंस है, यानी शहरों में अगर आप जाओगे तो ऐसे लोग हैं तो प्रति व्यक्ति ज्यादा कचरा वहां निर्माण होता है। गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कम इस कचरे का या इस चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप शहरों में जाके 10 रुपए की भी चीज लो, आप दुकानदार से बोलो कि मेरे को प्लास्टिक की थैली दो आप। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में ज्यादा भी लोगे तो भी वो पेपर में वगैरह रैप वगैरह करके देगा। तो ये उसी चीज का डिफरेंस है। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी ठीक है तो आप दोनों शहर हो, अर्बनाइज्ड हो, लेकिन आपका लेवल कितना है। यानी दो अगर शहर है, एक दोनों जगह में 1-1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन जो शहर सबसे ज्यादा डेवलप्ड वो सबसे ज्यादा कचरा तैयार करता है प्रति व्यक्ति। और यही फिर जो वेरिएशन हमें दिखाई देता है ये पूरी दुनिया में दिखाई देता है। ऐसे देश जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, विकसित है, वो सबसे ज्यादा कचरे का निर्माण करते हैं। और स्पेशली इनऑर्गेनिक, ये सभी मैक्सिमम जो है वो इनऑर्गेनिक कचरा तैयार करते हैं। और जितने कम डेवलप्ड है, प्रगतिशील है, हम कहते हैं अप्रगत देश है, ये सबसे कम कचरा तैयार करते हैं। और ये कचरा तैयार करने का ये पूरा मैप है, ग्लोबल मैप, कि आप देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड देश है वो सबसे ज्यादा कचरा आज भी तैयार कर रहे हैं और अनुमान है कि आगे 2030-2050 में और ज्यादा करेंगे। दूसरी वो चीज है कचरे की जो समझने लायक है, वो है कि आपने कितना कचरा होता है ये बताया, अभी जो कचरा बनता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो हमारे देश में जो कंपोजिशन है ना, तो उसमें ऑलमोस्ट 50% जो कचरा होता है वो गीला कचरा होता है, ये सड़ने वाला या ऑर्गेनिक ऐसा कचरा होता है। और लगभग 20-25% होता है इनऑर्गेनिक, और बाद में इनर्ट भी होता है। अभी ये कंपोजिशन कोई भी फिक्स नहीं है, और हम स्टैंडर्ड करके भारत का कंपोजिशन बिल्कुल बोल नहीं सकते, अलग अलग है। इनफैक्ट हमारे भारत में इतना ही बोल सकते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक कचरा हमारा हमेशा ज्यादा 1 नंबर पे होता है।
और 2 नंबर पे होता है इनऑर्गेनिक कचरा। लेकिन आप देखोगे तो गांव में वो 50-60% ऑर्गेनिक होता है, लेकिन शहरों में यही ऑर्गेनिक गीला कचरा सिर्फ 30%, 30-35-40% रहता है, और 30% उतना ही ये सूखा कचरा, इनऑर्गेनिक कचरा होता है। और ये दोनों, इसमें जो कचरा आता है ना, लगभग 8 से 10% इसमें प्लास्टिक होता है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र, जो एरियाज हो, उसका जो एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह, उसके तरह से भी वो कचरा समझते हैं, यानी कचरे का कंपोजिशन होता है। अभी फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि जब भी हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी माइनिंग का कचरा इसमें इंक्लूड नहीं है। कहीं भी जो बायोमास खेतों से जो बन रहा है वो कचरा इंक्लूड नहीं है। फिर भी हम कितना कचरा तैयार करते हैं। तो नीति आयोग, जो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, जो इसके ऊपर, जो बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करती है, रिसर्च करती है, और जो फिगर्स गवर्नमेंट के लिए तैयार करती है, उन्होंने कहा है कि लगभग 1.5 लाख टन सॉलिड, ये घन कचरा हम तैयार करते हैं। और ये 1.5 लाख टन जो कचरा है वो 2018-19 की फिगर है। और ये कारण इसी भी ऐसा भी है कि इसे एमएसडब्ल्यू कहा जाता है, बिकॉज बाकी के कचरा इसमें आता नहीं है। अभी 1.5 लाख टन यहाँ है, और हमने देखा कि अगर कोयले का भी हम लोग देखें, सिर्फ कोयले का, तो भी वो 40% से हो सकता है 8.5 लाख टन दिन का वो कचरा तैयार हो रहा है। तो ये वेरिएशन है, नीति आयोग का भी एक अनुमान है, और ये 19 की फिगर है, अभी 2023 में हम लोग हैं। लेकिन इस सॉलिड वेस्ट का प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि दोस्तों ऐसा समझिए कि ये जो घन कचरा है, ये जहर की तरह है, ये विष की तरह है। यानी हमारे पूरे बदन को खराब करने के लिए थोड़ा सा जहर भी काफी है। वैसे ही जितना भी कचरा हम लोग कर रहे हैं, ये कचरा जहां भी जाता है, प्रकृति की हर चीज को वो खराब करता है। सबसे पहले तो आता है पानी। हमारे धरती पर दुनिया, ये जो दुनिया बनी है, ये दुनिया का कारण ही है पानी। हमारी इस धरती के ऊपर पानी है, इसलिए जीवन है, इसलिए इतनी सारे जीव है, इसलिए सब प्रकृति है। हम जब अभी मार्स, मंगल के बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं हम लोग? मंगल के वहां जाके, मंगल ग्रह पर जाके ये देख रहे हैं कि वहां पानी है क्या, क्योंकि अगर उस पर पानी है तो वहां जीव है, जीव सृष्टि है। और इसीलिए जो हम बचपन से जो पढ़ रहे हैं कि पानी यानी जीवन, पानी का मतलब जीवन, ये एक्चुअली सही है। और आज हमारे ग्रह पर जितना भी पानी है ना, सिर्फ 1% पानी है जो हमारे लिए उपलब्ध है, जो फ्रेश वाटर है, जिसको हम पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, 1% है। 99% जो पानी हमारे इस पृथ्वी के ऊपर है, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। एक तो 97% पानी वो है समुद्र में, जो खारा है, और 2% जो पानी है वो बर्फ में जमा हुआ है। और अभी इस 1% पानी जो हमारे लिए उपलब्ध है, जिसके ऊपर हमारा जीवन है, उस 1% पानी को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है ये सॉलिड वेस्ट दोस्तों। और ये 2 तरह का हम लोग इस पानी को समझते हैं, एक तो सरफेस वाटर और दूसरा ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में क्या आता है? जो जमीन के ऊपर होता है, उसमें नदियां और तालाब आते हैं। अभी ये नदी तालाब अगर आप देखोगे, यानी ये वो नदियां होती है, ये वो तालाब होते हैं कि जिसके वजह से हमारा गांव बसता है, हमारा शहर बसा है। ये नदियां है जिन्होंने हमको पानी दिया है हमारी खेती के लिए, तब जाके मनुष्य एक जगह जाके रहने लगा है, गांव बसे है, उसके शहर हो गए। अभी वही पानी हमें देता है घर के लिए और बाकी सब चीजें के लिए। उसी नदी में हमें इतनी भी, मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है, लेकिन हमें इतना भी समझता नहीं कि हम अपने टॉयलेट का वेस्ट भी वहां डालते हैं, सीवेज वेस्ट, और बाकी की सभी तरह के वेस्ट तो डालते ही डालते हैं। कचरा नदियों में, तालाब में कचरा डालते हैं हम लोग। हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नदी में जो है नंबर 1 हमारी गंगा, उसको भी जो खराब किया हमने, उसका एक ही कारण है सॉलिड वेस्ट। उसके जो गंगा के किनारे जितने भी लोग रहते हैं, ये बस उसको ऐसे ही करते खराब। और ये सिर्फ गंगा की बात नहीं है, हमारे हर शहर में, क्योंकि आप जहां रहते होंगे ना, वहां कोई ना कोई पानी का स्रोत होगा, इसलिए आपका गांव, शहर वहां बसा है। तो हर शहर में अगर आप देखोगे तो वैसे ही परिस्थिति है। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि मुंबई में नदी है। मुंबई में ये जो मीठी नदी है, ये इतनी गंदी है, यानी आज भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ काला पानी होता है और उसमें बदबू भी आती है। तो मुझे हमेशा लगता है बहुत बड़ा गटर है, लेकिन इस तरीके का, यानी इतना कचरा हम लोग डाल रहे हैं और उसको खराब कर रहे हैं, और ये परिस्थिति ऑलमोस्ट हर जगह पे है।
हर जगह ये नदी और तालाब को हम कचरे की वजह से खराब कर रहे हैं। और ये कचरा जहां ग्राउंड, यहाँ आप ओपन डंपिंग में डालते हो और वहां जमीन में डाल जाते हैं, वो मिट्टी के साथ मिक्स होके धीरे धीरे करके वो सीप करके नीचे हमारे ग्राउंड वाटर में इसमें भी जा रहा है कचरा। इनफैक्ट हम जो बावड़ी तैयार करते हैं, जो हमारे वेल्स है, कुएं हैं, बोरवेल है, ये सभी में अब आज पानी में आपको कचरा, उसका पोल्यूशन नजर आएगा। और एक एक इतना बड़ा विषय है जो पूरी दुनिया के लिए सबसे गंभीर विषय है, वो है हमारे समुद्र का कचरा, समुद्र का पोल्यूशन जो हो रहा है इस सॉलिड वेस्ट से। मैं एक बात बोलता हूं आपको ओपनली, यानी ये जो नदी में तालाब में डालते, ये तो कचरा हम लोग ऐसा समझे कि चोरी छुपा के डालते हैं, कोई देखे ना, ऐसे ना करके हम लोग उसमें डाल रहे हैं। लेकिन समुद्र एक ऐसी चीज है जिसको पूरी दुनिया समझती है डंपिंग ग्राउंड। समुद्र एक ऐसी चीज है कि जहां हर देश जो भी समुद्र के बाजू में रहते हैं वो खुला अपने समुद्र में सभी तरह के वेस्ट डालता है, सीवेज वेस्ट हो, सभी तरह के लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सॉलिड वेस्ट सब कुछ डालते हैं। किसी भी शहर में आप, जो भी शहर जो समुद्र के किनारे बसा है, उस शहर में आप जाइए और उस समुद्र के किनारे आप जाके बैठिए तो आपको एक अलग एक बदबू आएगी, बदबू। और ये बदबू किसकी है? जो हमने गंदगी तैयार की होती है और जो डाली होती है ना उस पानी में, समुद्र में, उसकी बदबू आती है। किसी भी बीच में चले जाइए, कौन से भी शहर में चले जाइए आप, लेकिन वही आप किसी गांव में जाओगे तो आपको वो समुद्र बहुत बेहतर अच्छा नजर आएगा, उसका कलर ही आपको बता देगा। इतना गंदा पॉल्यूशन आज की तारीख में, यानी समुद्र को तो पूरा डंपिंग ग्राउंड पूरी दुनिया ने बना के रखा है। और इस कचरे के बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन रहे हैं नीचे, और इसकी वजह से कितनी जीव सृष्टि को इतना बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं। सॉइल पोल्यूशन, ये तो पानी हो गया, सॉइल, जमीन, ये सभी जो डंपिंग ग्राउंड बने हैं ऑलमोस्ट, अभी आपको भी पता है, आपके सामने है कि हर गांव के बाहर आज डंपिंग ग्राउंड है। शहरों के बाहर तो इतने बड़े बड़े पहाड़ बने हैं तो दूर से तो आपको पता ही नहीं चलता कि कचरे का पहाड़ है करके। जगह खत्म, बंद हो रही है, जहां जगह मिले वहां हम लोग कचरा डालते हैं, और जहां आपने कचरा डाला वहां की मिट्टी आपने खराब की। एयर पोल्यूशन, यानी जिस तरीके से हमने देखा कि किसान उस कचरे को जलाते हैं, लेकिन ये हर जगह है। कचरे का निर्मूलन का बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका लोग समझते हैं, उसको जलाना है। तो एक कचरे को जलाना ये बहुत ऑलमोस्ट हर सिटी में, गांव में कम ज्यादा प्रमाण में होता है, और इसकी वजह से होता है बहुत खतरनाक ऐसे वायु का निर्माण। दोस्तों, हमने देखा है कि जीवाश्म ईंधन जलाने के बाद जो गैसेस तैयार होते हैं उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन उससे भी खतरनाक वायु तैयार होते हैं जब हम कचरे को जलाते हैं। हमारे देश में जितने भी एडमिशंस होते हैं हॉस्पिटल्स में, जो बेड ऑक्यूपाइड है, जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं हम, 90% जो पेशेंट्स हैं वो इसलिए आते हैं कि उनको पानी से जो बीमारी होती है उससे वो एडमिट होते हैं। पानी की बीमारी की वजह से, जो बीमारी पानी की वजह से फैलती है, उससे वो एडमिट होते हैं। और बचे हुए 10% में फिर वो कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सब कुछ है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कारण कि जिसकी वजह से इस पानी में ये बीमारी करने वाले घटक आते हैं, उसका कारण है सॉलिड वेस्ट, कचरा। और ये रिपोर्ट ही ऑल इंडिया मेडिकल साइंस और इन्होंने दी है। और दोस्तों, आज कचरा इतना फैल चुका है कि हमारे खून में आया हो, यानी इस कचरे को जब हम जलाते हैं, इस प्लास्टिक को, रबर को, इन चीजों को जब हम जलाते हैं, इसके छोटे छोटे धूलिकण बन जाते हैं। अभी किसी भी हवा की गुणवत्ता जो होती है, क्वालिटी जो होती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है धूलिकण। यानी आपने देखा होगा पीएम, पार्टिकुलेट मैटर, PM10, PM2.5। अब 10 और 2.5 का है तो माइक्रोन है, माइक्रोन। और इतने छोटे हैं 10 माइक्रोन, यानी हमारा जो बाल है उसको अगर आप ट्रांसवर्सली कट करोगे तो एक बाल से 8 से 10 बनेंगे PM10 ऐसे तंतु। लेकिन PM2.5 का मतलब है एक बाल से 30-40 बनेंगे, छोटे। उससे भी कम छोटे धूलिकण तैयार होते जब हम कचरे को जलाते हैं। और ये हमारे हवा में सभी जगह है, हमें पता ही नहीं चलता। ये हमारी सांस के साथ हमारे लंग में आ रहे हैं। ये इतने सूक्ष्म है, इतने छोटे से है कि जैसे ऑक्सीजन हमारे इस लंग से हमारी ब्लड वेसल्स में जाता है,
हमारे रक्त वाहिनी में जाता है, उसके साथ आजकल प्लास्टिक कण भी जा रहे हैं और वो इस ब्लड वेसल्स में, उस ब्लड रक्त पेशी के साथ हर जगह फैल रहे हैं। आज की तारीख में डॉक्टर्स जो ऑपरेशंस करते हैं तो अलग अलग ऑर्गन्स में आज की तारीख में प्लास्टिक नजर आ रहा है, खून में प्लास्टिक नजर आ रहा है। और दोस्तों, ये जो शहर है, ये शहर का सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो होता है, जो हवा का प्रदूषण ज्यादा है। और आपको इमीडिएटली समझ में आएगा अगर आप गांव में रहते हैं और किसी भी शहर में आपने आजू बाजू चले जाइए, तो वो हवा में बदल आपको समझेगा, हवा अलग लगेगी, उसका वो जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपको समझेगा। और इसका नंबर वन कारण है, सबसे बड़ा कारण है कचरा। तो ये कचरे के पहाड़ जिसको जलाया जाता है और जिसकी वजह से ये पूरा धुआं हमारे शहरों को प्रदूषित करता है। आज मुंबई तो कितने दिन दिल्ली के आगे इतना ज्यादा प्रदूषित था, कई सारे कारण थे, लेकिन देश बात सिर्फ दिल्ली की, मुंबई की नहीं है। कोलकाता, बैंगलोर, हर मेट्रो सिटी में, हर बड़ी सिटी में कचरा एक गंभीर समस्या बन गया है और जो बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही है, लॉन्ग टर्म डिसीज हो रहा है। और एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं, शास्त्रीय व्यवस्थापन कचरे का, इसके नाम पर, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट, इसके नाम पे हम लोग प्रोजेक्ट चलाते हैं। भारत में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंसिनरेशन। इस कचरे को इंसिनरेट करते हैं, इसका मतलब है ये कचरा 600 डिग्री के आगे, यानी हमारा जो रेंज है वो 800 डिग्री, 900 डिग्री, 1000 डिग्री, 1200 डिग्री तक इसको जलाते हैं, कचरे को जलाते हैं। और जब इस कचरे को जलाते हैं तब आपको अंदाजा ही नहीं कितना बड़ा खतरनाक ऐसी वायु का निर्माण हम लोग करते हैं। डायोक्सिन, फ्यूरान करके जो गैसेस है वो डायरेक्ट कैंसर तैयार करते हैं। वो एक्सरे जैसे होते हैं, हमें पता है ना कि एक्सरे के सामने बार बार जाएंगे तो कैंसर होना ही है, एक्सरे कैंसर करता है। वैसे पता है कार्सिनोजेंस, ऐसे वो वायु है डायोक्सिन, फ्यूरान, वो हम तैयार करते हैं। पूरी दुनिया में अभी इसके ऊपर बैन है इंसिनरेशन, इस प्लांट के ऊपर, लेकिन हमारे देश में चल रहा है। और अगर आप इंसिनरेशन जहां भी प्लांट है उसके आजू बाजू 5 किलोमीटर रेडियस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे लोगों को अभी वहां कैंसर हो चुका है। और दिल आग तो ऐसी हर दिन कहा ना कहा चलती है, इसके बारे में कोई कुछ लिखता नहीं, कभी अखबार में आपको न्यूज नहीं आएगी। जब बहुत बड़ी आग लगती है, बहुत दिन तक ज्यादा चलती है, तब उसके बारे में आपको शायद एक आध खबर वगैरह आएगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट हर शहर में हो रहा है। तो दोस्तों, आज एक कचरा है ना, इस तरीके से हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है। यानी हम कहते हैं ना कि हमारी ये जो दुनिया है 5 तत्वों से बनी है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और जल, वायु, आकाश, अग्नि, और भूल गए, लेकिन सभी इन चीजों को बर्बाद कर रहा है ये कचरा। इन सभी तत्वों को आज खराब कर रहा है कचरा, सिर्फ अग्नि को छोड़े तो सभी 4 एलिमेंट्स को खराब कर रहा है कचरा। और आज अगर आप देखोगे तो 212 करोड़ टन इतना कचरा हमने, मनुष्य ने अभी तक तैयार किया, और वो डंप किया उसने हमारे इस नेचर में, इस पर्यावरण में। लेकिन मैं तो समझता कि इसके बहुत ज्यादा, जब भी कहीं भी दुनिया में भी जब भी कचरे की बात होती है ना, वो हमेशा MHW, MLW की बात करते हैं। कभी भी हम लोग वो बात नहीं करते कि जो अदरवाइज तैयार होता है, जो अदरवाइज इंडस्ट्रीज या बाकी की जगह पे तैयार होता है, वो कितने बड़े स्केल पे होगा। और यही कारण है कि आज बहुत ही बहुत ही विचित्र कंडीशन में हम लोग हैं। यानी दिन ब दिन कचरा बढ़ रहा है और दिन ब दिन इसका कुछ व्यवस्थापन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान इस पर्यावरण का हो रहा है। लेकिन हम सभी ने मिलके, एमसीएल ने मिलके जिम्मेदारी ली है इस पर्यावरण की। हमारा जन्म ही हुआ है, इस एमसीएल का जन्म ही हुआ है इस काम के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी धरती माँ के लिए काम करने के लिए। और हम करेंगे। हमारे हर तहसील को हम इस तरह से जीरो वेस्ट करेंगे, कोई पार्ट ऐसे बचना नहीं चाहिए जो फाइनली डंपिंग के लिए जाए। और कैसे करेंगे? तो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो मनुष्य का, सब सॉल्यूशंस है हमारी इस प्रकृति में, सभी तरह के सॉल्यूशन। यानी हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, हमारी कुछ हैसियत ही नहीं इस प्रकृति के सामने। हमने देखा ना, हम खुद को कितना भी ज्यादा एडवांस बोले, कितना भी ज्यादा समझदार बोले, जो भी, एक सूक्ष्म जीव इसने हमारी दुनिया 2 साल तक बंद करके रखी। हम जानते ही नहीं हमारी इस माँ के बारे में, हमारी इस प्रकृति के बारे में। हम अभी अभी जन्मे हैं,
अगर ये प्रकृति एक दिन से 24 घंटे से, तो मनुष्य इस धरती के ऊपर सिर्फ 2 मिनट से, 2 मिनट से नहीं, 2 सेकंड से, तो आप समझ सकते हैं। तो हमारी सभी जो प्रॉब्लम्स है ना, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमें सिर्फ समझना होगा कि इस प्रकृति किस तरह से काम करती है, ये प्रकृति किस नियमों के आधार पर चलती है, ये क्या पद्धति है, बस हमें उस पद्धति पे हम लोग चले तो हर चीज का सोल्यूशन है, और कचरे का भी सोल्यूशन है। तो इस सभी चीज के बारे में, यानी ये कचरा जो हमारे देश में तैयार होता है, इसको फिर कलेक्ट कैसे करते हैं, कैसे इसके मैनेज की जो प्रोसेस है, वो कौन सी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जो इस कचरे के ऊपर इसका साइंटिफिक निर्मूलन करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, प्लांट लगाते हैं, और फिर ये सब करने के बाद अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या होता है, क्या परिणाम है। आज कचरे की समस्या में भारत कौन सी जगह पे है, हमारा स्थान क्या है। और इस सभी चीजों के बीच में जब एमसीएल बोल रहा है कि हम हर तहसील को कचरा मुक्त करेंगे, तो एक्चुअली हम कैसे काम करेंगे, ग्राम पंचायत में कैसे काम करेंगे, वार्ड में कैसे काम करेंगे, ये सब हम जानेंगे आने वाले वेबिनार्स में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।